हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है शक्ति के साधन। आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। जिसमें हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या। उसके बाद लिखेंगे यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, और यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो आप सिर्फ अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापिका का नाम। फिर आप विद्यालय का नाम देंगे। विद्यालय का नाम वो देंगे जहाँ पे आप इसके लिए ट्रेनिंग ले रहे होंगे, बीएड के लिए या डीएलएड के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ का नाम देते हैं। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। जिसमें पहला बिंदु है वो है दिनांक का, तो दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आपके शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो ये कक्षा 8 के लिए बना है। विषय जो है सामाजिक विज्ञान है। उपविषय भूगोल है। चक्र जो है 7वां और अवधि जो है 40 मिनट की है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण, तो प्रकरण है हमारा शक्ति के साधन। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है उद्देश्य का। तो पहला उद्देश्य जो दिया जाता है वो होता है सामान्य उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है वो आपके भूगोल विषय से संबंधित होगा, सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित होगा, जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि हमें उस विषय को पढ़ाने से हमें क्या क्या लाभ होगा, बच्चों को क्या लाभ होगा, उनके जीवन में किस तरह की प्रगति होगी, उन्नति होगी, ये हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 से 6 बिंदुओं को दिया जाता है। तो इसमें हमने पहला पॉइंट दिया है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भूगोल से संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। पांचवा है छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। और छठा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। तो इस तरह से हम 4 से 6 पॉइंट हम देते हैं। उसका नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है 3 तरह के दिए जाते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञानात्मक मतलब कि हम ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र शक्ति के साधन के बारे में जान सकेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है छात्र परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में जान सकेंगे, मतलब हमारा काम है बच्चों को जानकारी देना। फिर नेक्स्ट है बोधात्मक उद्देश्य। हमने बच्चों को जानकारी दी, अब हमारा उद्देश्य क्या है, उनको हम उस चीज़ को समझाने की कोशिश करें कि बच्चों को चीज़ समझ में आए। तो इसके अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट देते हैं कि छात्र शक्ति के साधनों की उत्पत्ति को समझ सकेंगे और छात्र शक्ति स्रोतों के महत्व को समझ सकेंगे। उसका तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र जीवाश्मी ईंधन की पहचान स्वयं कर सकेंगे, मतलब पहचान कर सकेंगे। अब वहाँ पे उसे शिक्षक की जरूरत नहीं होगी, वो खुद से ये कार्य कर लेगा, इसीलिए क्रियात्मक, खुद की क्रिया करनी है। फिर दूसरा है छात्र सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे सके, मतलब इन फ्यूचर या साथ उसी समय की बात अगर करें तो छात्र उसका प्रयोग कर सकेंगे, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद देते हैं सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम लिखते हैं प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर, संकेतक, रोलिंग बोर्ड, टस्टा, जो भी आपके मॉडल अगर बनाना चाहे तो मॉडल वगैरह आप ले जा सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान को। तो इसमें लिखते हैं कि छात्रों को शक्ति के साधनों की सामान्य जानकारी है। उसके बाद नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उससे हम प्रकरण निकलवाते हैं। ये एक तरह का कौशल है जिसको आपको आगे भी आपने पढ़ना है। तो प्रस्तावना कौशल में आइए देखते हैं किस तरह से प्रश्न तैयार किया जाता है। तो इसमें हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन का। तो इसमें शिक्षिका प्रश्न करती है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि किस प्रकार के संसाधन हैं। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, खनिज संसाधन, क्योंकि संसाधन के बारे में वो पढ़ चुके हैं तो इसलिए वो तुरंत बता देंगे कि मैडम जी ये खनिज संसाधन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी कि खनिज संसाधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चे आंसर कर देंगे कि खानों से प्राप्त किए जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानों से निकाले। अब ये चीज आपने ध्यान दिया कि जो हम बच्चे आंसर दे रहे हैं उसी को लेके ही नया प्रश्न तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ इस वाले सेकंड आंसर दिया खानों से, तो हमने इसको लेकर नया प्रश्न तैयार किया कि खानों से निकाले जाने वाले कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि को और क्या कहते हैं। तो बच्चे क्या कहेंगे, उसे हम खनिज ऊर्जा कहते हैं या जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया खनिज ऊर्जा को लेके कि खनिज ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन किस चीज के स्रोत होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो अब जो बच्चों ने आंसर किया ऊर्जा, उसको लेके हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे कि ऊर्जा को हम और किस नाम से जानते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, ऊर्जा को हम कह सकते हैं कि शक्ति, पावर, ऊर्जा को हम शक्ति के नाम से जानते हैं। फिर पूछ दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बच्चों ने बता दिया कि ये शक्ति
ठीक है, शक्ति नहीं बताया तो यही समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपका प्रकरण यही निकल गया कि आप बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग शक्ति तथा उसके विभिन्न साधन के बारे में पढ़ेंगे। सपोज अगर उन लोगों ने बता दिया कि नहीं, ऊर्जा को हम दूसरे नाम से शक्ति के नाम से जानते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि शक्ति के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। तो बच्चे क्या अपना अपना संभावित आंसर देंगे। जब संभावित आंसर देंगे तो कुछ समय बाद वो मौन हो जाएंगे। जब मौन हो गया तो हमारा प्रकरण निकल जाएगा। फिर हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत शक्ति के साधन नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें ये 5 कॉलम बने होते हैं, जिसमें पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्र अध्यापिका कथन, चौथा है छात्र की और पांचवा है श्यामपट्ट कार्य का। तो इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु लिए हैं शक्ति के साधन। तो इसमें छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछते हैं कि शक्ति के साधन से क्या तात्पर्य है। बच्चे क्या मौन हो गए, समस्यात्मक हो गया, तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन तथा यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है, ठीक है, इस कार्य को करने के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। शक्ति के साधन के 2 मुख्य स्रोत होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है, 2 मुख्य भागों में। पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, साथ ही साथ इधर श्यामपट्ट पे भी लिख देंगे कि जिन संसाधनों के द्वारा, ठीक है, श्यामपट्ट कार्य पे लिख के दिखा देंगे कि जिन संसाधनों के द्वारा शक्ति या ऊर्जा की प्राप्ति होती है उन्हें शक्ति के संसाधन या शक्ति के साधन कहते हैं। ठीक है, फिर इधर बता दिया कि संसाधनों को, जो शक्ति के साधन है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बांटा गया है। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि जिन संसाधनों के द्वारा ऊर्जा या शक्ति की प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर कर देंगे कि उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। फिर पूछ लिया कि शक्ति के साधन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो बच्चे आंसर कर देंगे कि उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिक्षण बिंदु हो गया। उसका नंबर आता है सेकंड शिक्षण बिंदु का। तो सेकंड शिक्षण बिंदु है आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। तो हम पहले इससे रिलेटेड एक विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से कि बच्चों बताइए ऊर्जा देने वाले कुछ स्रोतों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे कोयला, पेट्रोल, डीजल, जो भी उन्हें समझ में आएगा वो अपना आंसर कर देंगे। लकड़ी वगैरह जो है ये सब कोयला के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, फिर पूछ लिया कि अच्छा तो बताइए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे कुछ संभावित आंसर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, उनके लिए समस्यात्मक होगा। तो आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। तो स्पष्टीकरण देंगे कि परंपरागत या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद कोयला के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी, दबाव और रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म क्या होता है, जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। फलस्वरूप जीवाश्म से कोयला एवं खनिज तेल का निर्माण हुआ। और इस कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है रेल इंजन में किया जाता है। साथ ही साथ इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कोयला के बारे में। कोयला जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिन्स है और एंथ्रोसाइट्स है। तो ये 4 तरह के कोयला के प्रकार के बारे में भी लिख के बता दिया श्यामपट्ट पे। ठीक है, उसका दूसरा शिक्षण बिंदु दे दिया। दूसरा शिक्षण बिंदु है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल। तो इसमें लिख दिया कि खनिज तेल अवसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। शैल, अवसादी शैल, 3 तरह के शैल, इसके बारे में मैंने लेसन प्लान बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो अवसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है, जिसे मशीनों की सहायता से निकालते हैं। खानों से निकले कच्चे तेल का शोधन के उपरांत ही प्रयोग में लाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी, मोटर कार आदि में किया जाता है। इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया साथ ही साथ कि पेट्रोलियम के इसके अंतर्गत मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि आते हैं। फिर तीसरा है प्राकृतिक गैस। तो लिख दिया इसमें कि प्राकृतिक गैसें खनिज तेल के साथ ही कुओं के भीतर से प्राप्त होती हैं। ज्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर के तली भागों में मिलते हैं। ठीक है, स्थली भागों या फिर सागर या महासागर के तलीय भागों से, जो उसका बॉटम है उससे मिलते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, गैस चूल्हा में किया जाता है या सीएनजी कार वगैरह में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है।
फिर और क्या इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट श्यामपट्ट पे लिख के दिखा दिया कि प्राकृतिक गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन द्वारा या गैस सिलेंडर के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया, 2 प्रश्न पूछ लिया कि भाई हमने जो शिक्षण पढ़ाया शिक्षण बिंदु वो इनको समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर पहला प्रश्न पूछ लिया कि 2 जीवाश्मी ईंधन के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर कर देंगे कोयला और खनिज तेल। फिर पूछ लिया कि प्राकृतिक गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस माध्यम से भेजा जाता है, तो बच्चे बता देंगे कि पाइपलाइन या सिलेंडर के द्वारा, दोनों के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो इससे रिलेटेड पहले एक विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया कि पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बच्चे ऊपर पढ़े ही है, बता देंगे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि जो है पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत आता है। फिर पूछ लिया कि अच्छा तो गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो अब क्या हो जाएंगे बच्चे, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो गया, तो फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। तो देखिए आप भी बताएं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि जो बहुत सालों से हमारी प्रकृति में उपलब्ध था और जिसका हम प्रयोग कर रहे थे और जिसका साधन सीमित है, क्योंकि बहुत सालों खुद से प्रकृति ने निर्माण किया और जिसको हम यूज करें तो उसका दोहन करें तो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वो हो गए आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसको हम अभी नया नया शुरू किए हैं उपयोग करना। ठीक है, जैसे कि क्या, देखिए उसके अंतर्गत गैर परंपरागत या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं। इन स्रोतों को प्रयोग करने के उपाय तथा तकनीक पहले दोनों ही नहीं थी। इसके अंतर्गत जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि आते हैं। ठीक है, तो अब देखा जल विद्युत ऊर्जा क्या है, पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी एकत्रित करके पावर हाउस की मदद से जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ये जल विद्युत ऊर्जा मतलब ये पहले थी नहीं, इसको मनुष्य ने जो है इसको प्रयोग में लाया, इसको यूज करने लायक बनाया ऊर्जा के फॉर्म में। ठीक है, पानी का यूज किया। तो इसमें और इधर श्यामपट्ट पे भी लिख दिया कि हीराकुंड बांध, रेहन बांध, भाखड़ा नंगल बांध आदि जगहों पर बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट है परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है, यूरेनियम, थोरियम तथा आणविक, जैसे आणविक खनिज है। ठीक है, और इसके बारे में लिख दिया कि झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि में यूरेनियम के भंडार हैं। फिर तीसरा है आपका सौर या सोलर ऊर्जा जो कि सूर्य से मिलती है। तो इसके लिए लिख दिया कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे सोलर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं, यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। उसका जो चौथे तरह की ऊर्जा है वो है पवन ऊर्जा। तो इसमें लिख दिया कि भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं वहां पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें साथ ही साथ श्यामपट्ट पे लिख दिया कि भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्यों में से अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में हो गया। उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया। तो पहला प्रश्न पूछ लिया कि जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, जल से होता है। फिर पूछ लिया सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि सौर ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न होता है, आपने जो पूरा ही शिक्षण बिंदु पढ़ाया, अगर आपने 2 दिया है तो 2, नहीं तो तीनों शिक्षण बिंदु से एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आपकी अपनी इच्छा अनुसार पूछ सकते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन। इसमें हमने पहला क्वेश्चन पूछा शक्ति के साधन से क्या तात्पर्य है। फिर दूसरा पूछ लिया कि जीवाश्म से प्राप्त होने वाले ईंधन या शक्ति के साधन कौन कौन से हैं। फिर तीसरा पूछा कि परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। और चौथा प्रश्न पूछ लिया कि पवन ऊर्जा किसकी सहायता से उत्पन्न की जाती है। उसका श्यामपट्ट कार्य दे देते हैं। तो हम श्यामपट्ट कार्य में मुख्यतः कोशिश करते हैं कि जो पुनरावृत्ति में हमने प्रश्न पूछे हैं उसी का आंसर हम श्यामपट्ट कार्य पे देते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न था शक्ति के साधन से क्या तात्पर्य है, तो बता दिया कि शक्ति के साधन जिन संसाधनों के द्वारा शक्ति या ऊर्जा की प्राप्ति होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। फिर दूसरा बता दिया जो इसे पूछा गया कि जीवाश्मी ईंधन के कौन कौन से स्रोत हैं, तो उसका आंसर दे दिया कि कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैसें जीवाश्मी ईंधन से प्राप्त होते हैं। फिर पूछा कि परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो बता दिया आंसर की यूरेनियम तथा थोरियम जो है परमाणु ऊर्जा के मुख्य खनिज हैं। फिर पूछ लिया कि पवन ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो पवन ऊर्जा पवन को क्या भी कहते हैं, हवा कहते हैं, तो हवा के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये हो गया आपका श्यामपट्ट कार्य। मतलब श्यामपट्ट कार्य दिखाने का अर्थ यही है जो कि आप अपने रोलिंग बोर्ड पे लिखते हैं कि बच्चों से जब आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं तो साथ ही साथ आप उन्हें तुरंत दिखाते हुए, समझाते हुए तुरंत बता दें, ताकि बच्चों को आपने जो ज्ञान दिया उन्हें और अच्छे से समझ में आ जाए, वो चीज़ें और अच्छे से याद आ जाए।
हो जाएं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं गृह कार्य। तो गृह कार्य में हमने बच्चों को एक क्वेश्चन दे दिया है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत शक्ति के साधनों को याद करके आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पाठ योजना शक्ति के साधन। फ्रेंड्स, आपको मेरी पाठ योजना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी योजना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।